बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके। हाजिर एक नए एपिसोड के साथ आज मैं बात करूंगा तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट टीएफएक्स के ऊपर। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है। अगर इससे पहले की दो वीडियोस के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा कि बीएई सिस्टम्स का किस किस्म का लेवल है और किस किस्म की पार्टनरशिप है टीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर और किस किस्म की खिदमात है टीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा तुर्की ने इंजन के असूल के लिए किस किस किस्म की कोशिशें की हैं, कौन कौन सी कंपनीज ने जो है वो अपनी बिड सबमिट करवाई हुई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए या हेल्प के लिए, और तुर्की अभी तक कितने हद तक सक्सेसफुल रहा है अपने इंजन बनाने के अंदर। इन सब बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएई सिस्टम्स के ऊपर। बीएई सिस्टम्स बेसिकली ब्रिटिश एरोस्पेस के नाम से मशहूर है और ये बेसिकली ऐसे सब सिस्टम्स बनाती है जो कि फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स जो हैं, या आप कह सकते हैं कि जो स्टैंड ऑफ जैमिंग करते हैं, उस तरह के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ये कंपनी मशहूर है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे बता दूं, बीएई सिस्टम जो है वो F-35 प्रोग्राम के अंदर भी काम कर रही है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सूट है वो यही बीएई सिस्टम जो है बना रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएई सिस्टम किस लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंटर मेयर जो है वो तैयार करती होगी। खैर, तुर्की ने 2015 के अंदर ये अनाउंस कर दिया, दिसंबर 2015 और जनवरी 2016 के स्टार्टअप के अंदर, इसी 2 महीनों के दरमियान में उन्होंने अनाउंस किया कि हमने बीएई सिस्टम्स को जो है वो चूज किया है अपने टेक्निकल डिजाइन असिस्टेंस के लिए। देखें, फाइटर जेट बनाना मतलब मकसद ये नहीं है कि आपने सिर्फ एयर फ्रेम बना लिया, आपने लैंडिंग गियर बना लिया, आपने उसकी जो आउटर लुक है वो डिजाइन कर ली, कॉकपिट डिजाइन कर लिया, तो आपने पूरा फाइटर जेट बना लिया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपने इनकॉर्पोरेट करनी होती है, इनगल्प करनी होती है, ताकि आप एक कंप्लीट फाइटर जेट बना सकें। उस बात के अंदर तुर्की को अब ये समझ आ गया था, अगर हमने अपनी दी गई टाइमलाइन के अंदर अपना फाइटर जेट कंप्लीट करना है तो हमें किसी ना किसी कंपनी को अपना एज अ सब पार्टनर वो चूज करना पड़ेगा। क्यों? देखें, फाइटर जेट एक कोई छोटी चीज नहीं है। कोई भी सिंगल कंट्री अगर इसके ऊपर बनाती है तो उसको बहुत ज्यादा मसले मसाइल इस तरीके से पेश आते हैं एक पूरा फाइटर जेट डेवलप करने में। सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। किसी भी कंट्री ने अगर कोई फाइटर जेट अपने दम के ऊपर डेवलप करना है तो उसके ऊपर जो लागत आती है वो उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके रखती है। दूसरी ये चीज है कि उस प्रोजेक्ट की सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजीज के अंदर एक कंट्री का एक्सपर्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ये है मेरा कहने का, कोई कंट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स बनाने में माहिर होगी, कुछ जो है वो एयर फ्रेम डिजाइन करने में माहिर होगी, कुछ कंपनीज जो है वो आप कह सकते हैं कि फायर कंट्रोल सिस्टम बनाने के अंदर माहिर होगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स जो हैं उनको बनाने में माहिर होगी, कुछ एवियोनिक्स बनाने में माहिर होगी। आप हर एक चीज को एक ही कंट्री से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये चीज जो है वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि मिलके एक फाइटर जेट को एंड में बहुत ज्यादा नुकसान देती है। अगर आप एक ही कंट्री से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही कंट्री इन सब चीजों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इसको मैनेज करना कोई इतना आसान काम है। अब आ जाते हैं टीएफएक्स प्रोजेक्ट के ऊपर। 2016 के अंदर जब तुर्की ने अनाउंस किया कि हमने बीएई सिस्टम्स को जो है वो अपना सब पार्टनर या लो लेवल पार्टनर चूज कर लिया है, उसके बाद जो है 2016 के अंदर ही जो डेलीगेशंस है तुर्की के, जिसके अंदर तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के भी पर्सनल शामिल थे, उसके अंदर तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के भी पर्सनल शामिल थे और तुर्किश आर्म फोर्सेस के पर्सनल भी शामिल थे। इन तीनों का एक मिक्स डेलीगेशन तुर्की के अंदर बना और उन्होंने बीएई सिस्टम्स का विजिट किया। जिस दिन उन्होंने बीएई सिस्टम्स का विजिट किया उसी दिन जो है रोल्स रॉयस ने जो है बेसिकली आप कह सकते हैं तुर्की को ऑफर कर दिया कि अगर आप हमसे इंजन टेक्नोलॉजी लेने के अंदर इंटरेस्टेड है तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इस चीज के बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि एक रेस ही शुरू होगी। तुर्की गया था सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स लेने भी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से उनके साथ मुआहदा करने, और ब्रिटिश एरोस्पेस ने जो है वो एक बाउंस टू बाउंस ऑफर दे दी उनको कि आप अगर इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। ये सेम वही सिनेरियो जैसे मैं पार्ट 1 के अंदर बता चुका हूँ कि जिस तरह डिजाइन की बारी आई थी तो सैब ने जो है एक ऑफर दी थी तुर्की को कि अगर आप चाहें तो आप पैसे दे के हमारा पूरा एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग यूनिट जो है उसी को बुक कर सकते हैं, वही आपका फाइटर जेट का डिजाइन जो है वो ओवरऑल डिजाइन आपको करके देगा अगर आप चाहते हैं तो। सेम यही ऑफर जो है वो रोल्स रॉयस की तरफ से आई कि अगर आप इंजन बनाना चाहते हैं, इंजन के ऊपर काम करना चाहते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ महारत हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी रोल्स रॉयस जो है वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स तो हम देंगे ही देंगे, उसका तो मुआहदा 2017 के अंदर हो गया था। $100 मिलियन के वेज जो है वो उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सूट प्रोवाइड करने से टीएफएक्स प्रोग्राम के लिए या तुर्किश नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने जो है वो आप कह सकते हैं कि रेस को थोड़ा और अप कर दिया था। तो ये तो होगी बीएई इलेक्ट्रॉनिक्स की लो लेवल पार्टनरशिप और किस तरीके से तुर्की ने उसको अपने पार्टनर प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि तुर्की को किस किस्म की चीजें जो है वो बीएई इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेंगी 100 मिलियन यूरोस के इवेज। सबसे पहले तो देखें, तुर्की ने जो हार्डवेयर ऑर्डर किया है वो मिलेगा, उस हार्डवेयर के साथ उसका सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। अक्सर औकात में आपको एक मिसाल देता रहता हूँ कि आपने अगर कोई मोबाइल ले लिया है, अगर आपने उसको चलाना है, आपने देखा है उसके अंदर रैम कौन सी है, रोम कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आपने उसको यूज करना है
है तो हार्डवेयर से काम नहीं चलेगा, आपने उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है। सेम यही सिनेरियो है, तुर्की जो है बेसिकली हार्डवेयर तो लेगा ही लेगा BAE सिस्टम से, उसके साथ जो उसको ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर है वो भी BAE सिस्टम उसको इसी 100 मिलियन यूरोस के अंदर प्रोवाइड करेगा। और जिस टेक्नोलॉजी के तहत वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बनाए गए हैं उसकी टेक्नोलॉजी बेसिकली तुर्की को मिलेगी। इन शॉर्ट ये कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर BAE सिस्टम्स तुर्की को प्रोवाइड करेगा TFX फाइटर जेट के अंदर। तो ये जो है बेसिकली BAE सिस्टम्स का रोल है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर और TFX फाइटर जेट के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंजन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। आप सबको पता है पूरे फाइटर जेट की जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कॉकपिट शामिल है, रेडार शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल है, एयर फ्रेम शामिल है, कंपोजिट मटेरियल, स्टेल्थ कोटिंग, लैंडिंग गियर, गार्ड, जो भी चीजें शामिल हैं उन सबसे ज्यादा अगर टेक्निकली आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी किस चीज की होती है वो इंजन टेक्नोलॉजीज होती है। इंजन के अंदर जो है बहुत से मामला आपने देखने होते हैं। सबसे पहले तो उसकी मेटलर्जी बहुत ज्यादा सख्त और अजीब किस्म की कॉम्प्लेक्स इंजन की मेटलर्जी होती है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप देखें, आपने टरबाइन इंजन के अंदर देखे होंगे, वो जो टरबाइन होते हैं उसके ऊपर जो ब्लेड की कॉन्फ़िगरेशन है उसको आपने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है और किस रोटेशन के अंदर और किस RPM के अंदर उसको घुमा के उससे थ्रस्ट लेनी है, ये बहुत ज्यादा अपने अंदर टेक्नोलॉजी क्रिटिकल है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने किस तरीके का कंप्रेशन रेशो लेना है इंजन से और उसको किस थ्रस्ट के लिए मैनेज करना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर के ऊपर जो है वो इंजन के अंदर ये चीज आती है कि आपने जो मेटलर्जी इस्तेमाल की है आया वो कारगर है या नहीं है, और इंजन का कोर किस किस्म का है, वो कितनी थ्रस्ट के लिए सफिशिएंट है, केपेबल है, और उसकी रिलायबिलिटी है वो किस किस्म की है। तो ये जो किसी भी इंजन की टेक्नोलॉजीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और तुर्की को इस वक्त अपनी तोसास इंजन इंडस्ट्रीज के ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इतने कम वक्त के अंदर डेवलप कर लेगी। इसी वजह से जो है वो BAE सिस्टम को एक छोटे लेवल के ऊपर तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने पार्टनर अनाउंस कर दिया था TFX प्रोग्राम के अंदर, ताकि EJ-200 जो उनका टर्बोफैन इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो तुर्किश फाइटर जेट के लिए अक्वायर की जाए, उससे ली जाए, ताकि तुर्की जो है वो अपने इंजन के ऊपर काम करे और तुर्की खुद से अपने इंजन बना के अपने TFX फाइटर जेट के अंदर लगा सके। अब यहाँ पर लोगों का यह सवाल है कि EJ-200 जो है वो एक अच्छा इंजन है लेकिन वो सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी तो आपके पास चेक इन कराया नहीं जा सकता, और 5th जनरेशन फाइटर जेट की ये कैपेबिलिटी भी होती है कि वो सुपर क्रूज कर सकता है विदाउट आफ्टर बर्न। काफी सारे लोग ये सवाल करेंगे, उनका सवाल वैलिड भी होता है, लेकिन इस वक्त तुर्की को क्या चाहिए था, तुर्की के पास इंजन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस मौजूद नहीं थी। तुर्की ने अपनी तो बेस बनानी थी एक, दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने फिर तुसास इंजन इंडस्ट्रीज के बैनर के अंडर खुद ही इस इंजन के ऊपर काम भी करना था ताकि वो इसको सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के स्टैंडर्ड तक ले आए और इसके ऊपर वो काम कर सके फर्दर। क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले आपके पास टेक्नोलॉजी आना जरूरी होती है। मेच्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कर ली जाती है, वो बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्च वर्क आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप हमेशा छोटी चीजों से लिया जाता है। अपने सिस्टम को कम से कम रन करना सीख लें, आपके पास कोर टेक्नोलॉजीज आ जाएं। एक दिन में कोई भी नहीं सीखता, मैं अक्सर औकात ये बात आपको बताता रहता हूँ। इसके ऊपर जो है तुसास इंजन इंडस्ट्रीज काम करेगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर फंड्स भी लगेंगे, इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि टाइम भी लगेगा, लेकिन तुर्की ने अपने फाइटर जेट को कम से कम उड़ाना है, उसको दुनिया के सामने पेश कराना है कि भाई हमने अपना फाइटर जेट बना लिया है। टेक्नोलॉजीज विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आगे बढ़ेंगी और उसी के साथ साथ जो है डेवलप भी होती जाएंगी। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि इंजन टेक्नोलॉजी के लिए किस किस कंपनी ने किस किस तरीके की बिड सबमिट करवाई। सबसे पहले देखें EJ-200 की जो हिस्ट्री है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से तुर्किश डेलीगेशन जब BAE सिस्टम्स के पास गया था तो रोल्स रॉयस ने अपना इंजन ऑफर कर दिया था और उन्होंने कहा कि हम आपको ऑफ द शेल्फ इंजन दे सकते हैं, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़े लेवल के ऊपर जो है वो आपको दे सकते हैं। ये तो EJ-200 की हद तक बात होगी। इसके बाद अमेरिका ने जो है वो ऑफर किया तुर्की को इंजन, और वो कौन से इंजन थे, वो बेसिकली FN-10 इंजन थे। वो बेसिकली अभी भी F-16 के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो तुर्की अंडर लाइसेंस अपनी कंट्री के अंदर बना भी रहा है। अमेरिका ने कहा कि अगर आप ये वाला इंजन चाहते हैं तो आप अपने इस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, TFX वाले फाइटर जेट के अंदर। लेकिन तुर्की ने इस इंजन को इस वजह से प्रेफरेंस नहीं दी क्योंकि फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तुर्की इस वजह से इसको डिनाई करता है। सेकंड नंबर के ऊपर मैंने आपको स्टार्ट वाली वीडियो में बताया था, तुर्की हमेशा से यही चाहता है कि इस फाइटर जेट के ऊपर जितने भी रॉयल्टी चार्जेस हों, जितने भी एक्चुअल राइट्स हों इस फाइटर जेट के, वो सिर्फ तुर्की के पास होने चाहिए ताकि आगे किसी किस्म के एक्सपोर्ट का मसला ना हो, किसी किस्म की रॉयल्टी का मसला ना हो। इसी वजह से तुर्की ये चाहता है कि इसके अंदर वो अपना इंजन इस्तेमाल करें। तो अमेरिका का इंजन इस तरीके से बाहर हो गया। वैसे आपको एक बात बताता हूँ कि स्टार्टअप के 0 ब्लॉक होगा, उसके अंदर अमेरिकन इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। सेकंड नंबर के ऊपर फिर आई स्नेकमा कंपनी। स्नेकमा ने क्या ऑफर किया कि हम आपको ऑफ द शेल्फ इंजन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इस जहाज के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे और वो स्टेल्थियर भी होंगे, हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। इसी वजह से स्नेकमा के जो इंजन है उनको इवेल्युएट तो किया गया, लेकिन उसके बाद उनको भी उनके जो आइडिया है उसको भी स्क्रैप कर दिया गया। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो आप कह सकते हैं कि वो EJ-200 की थी। सेकंड नंबर के ऊपर जो है आप कह सकते हैं अमेरिकन अप्रोच थी तुर्की को। थर्ड नंबर के ऊपर स्नेकमा की थी और फोर्थ नंबर के ऊपर आप कह सकते हैं कि रशिया की तरफ से अप्रोच आई थी कि अगर तुर्की अगर इंटरेस्टेड है तो हमारे इंजन इवेल्युएट कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन तुर्की जो है उन्होंने रशियन इंजन इवेल्युएट किए। उनकी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन जो है उनकी इंजन की इंडस्ट्री के अंदर तुर्की के जो डेलीगेशन थे उन्होंने विजिट भी किया था। इसी मत के अंदर उन्होंने SU-57 को भी थोड़ा इवेल्युएट किया था अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट के तौर के ऊपर। ये सारा मसला तब पेश आया था
2018 के वक्त के अंदर जब F-35 के प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया गया था। तो अमेरिका को दिखाने के लिए भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि Su-57 को इवैल्यूएट किया गया। उस विजिट के पीछे जो है एक्चुअली जो रीजन थी वो यही थी कि यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसको इवैल्यूएट करने के लिए तुर्किश डेलीगेशन जो है वो रशिया गया हुआ था। लेकिन तुर्की को रशियन इंजन वो है सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुर्की को चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि उनके इंजन जो है वो थोड़े सुपीरियर नहीं समझे जाते यूरोपियन और अमेरिकन इंजन के सामने में। उनके अपने मसले मसाइल है, उसकी कोर के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन तुर्की जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाया रशियन इंजन से, और उसने जो रशियन प्रपोजल है उसको ठुकरा दिया। एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो रोल्स रॉयस की तरफ से मिली और तुर्की ने उसको अवेल भी किया, अप्रोच भी किया। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज बेसिकली कुछ पिछले दिनों ही आई है और उसमें ये कहा गया है कि तुर्की ने जो है एक काफी अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, जिसके अंदर उनका TFX फाइटर जेट जो है वो विदाउट आफ्टर बर्नर यूज किए सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है। खैर अब ये रूमर्स भी हो सकते हैं, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आपको पता लगेगा कि कितना एक मेच्योर जो है उनके इंजन निकल के सामने आते हैं और तुर्की ने किस हद तक अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है। ये TFX फाइटर जेट के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर ही पता लगेगा किस किस किस्म की खसूसियात होंगी। तो ये जो है अब उसकी इंजन की बिड्स और इंजन की ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थी। व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं एयर फ्रेम के ऊपर। देखें एयर फ्रेम किसी भी फाइटर जेट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि तकरीबन तमाम स्ट्रेस और टेंशन जो है वो फ्यूजलाज के ऊपर आती है। फ्यूजलाज के अंदर आपका इंजन पड़ा होता है, तमाम जितनी भी वायरिंग्स वगैरह होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सिस्टम्स होते हैं, टेल ने वहीं पर आके कनेक्ट होना है, विंग्स ने आके वहीं पर फ्यूजलाज के अंदर कनेक्ट होना है। उसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हार्डकोर जो पार्ट होता है वो फ्यूजलाज ही होता है। F-35 का फ्यूजलाज जो है वो तुर्की के अंदर बन रहा है, क्योंकि तुर्की एक हाई लेवल पार्टनर था F-35 प्रोग्राम के अंदर। इसी वजह से जो है उसकी जो मेन कंपोनेंट्स है वो तुर्की के अंदर बन रहे हैं, जिसके अंदर फ्यूजलाज शामिल है। अब फ्यूजलाज के जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर डेफिनेटली कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और कंपोजिट मटेरियल की जो टेक्नोलॉजी है वो तुर्की के पास पहले आ गई है। अब अमेरिका ने तुर्की को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, तो तभी F-35 के जो फ्यूजलाज है वो तुर्की के अंदर बन रहा है। तो इसी से तुर्की ने फायदा उठाया और अपने इस TFX फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है, इसके जो फ्यूजलाज की डेवलपमेंट है और इसके ओवरऑल बॉडी के जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी तुर्की के पास पहले से मौजूद थी और तुर्की ने जो है आप कह सकते हैं कि इस मामले में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा भी तुर्की ने अपनी मकामी कंपनीज को ऑर्डर दिया हुआ है कि मजीद थर्मोप्लास्टिक्स की जो आप कह सकते हैं कि फील्ड है इसके ऊपर रिसर्च करे और बेहतर से बेहतर कंपोजिट मटेरियल बनाए। लेकिन इस वक्त कह सकते हैं कि कंपोजिट मटेरियल के हसूल के हवाले से तुर्की को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि F-35 का फ्यूजलाज भी जो है वो तुर्की के अंदर अभी भी बन रहा है। क्यों बन रहा है मैं आपको एक वैसे उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। F-35 की इस वक्त जो प्रोडक्शन लाइन है वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक करनी पड़ी है अमेरिका को, क्योंकि इस वक्त लॉकहीड मार्टिन की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसके 6 साल के ऑर्डर आई बिलीव जो है वो उसके पास मौजूद है। मतलब 6 साल तक अगर मुसलसल लॉकहीड मार्टिन F-35 बनाता रहेगा तो तभी वो अपनी जो डिलीवरीज है जो उसने कमिट की हुई है दूसरी कंट्रीज के साथ उनको कर सकता है। इस केस के अंदर अगर तुर्की के साथ उसके मसले मसाइल ज्यादा हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, बेशक तुर्की F-35 प्रोग्राम से बाहर हो गया लेकिन फ्यूजलाज अभी भी बना रहा है। अजीब बात है, वैसे अमेरिका ने F-35 के प्रोग्राम से तुर्की को निकाल लिया लेकिन पार्ट अभी भी उससे बनवा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है। अगर इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन की सूरत में मजीद क्या होगी, डिलीवरीज लेट होंगी। ये अमेरिका को कतन कबूल नहीं है। अमेरिका ने इसी वजह से इस वक्त तुर्की को कहा है कि आप इस प्रोडक्शन को जारी रखें और डेफिनेटली जिस तरीके से F-35 अपग्रेड होगा इसके मजीद ब्लॉक्स आएंगे। जब तक तुर्की के पास ये इंडस्ट्री मौजूद है, आप कह सकते हैं कि अगर नए थर्मोप्लास्टिक्स आएंगे या आप कह सकते हैं कंपोजिट मटेरियल्स आएंगे उससे भी तुर्की इस्तेफादा हासिल करता रहेगा। नई नई टेक्नोलॉजी तुर्की के पास आएगी क्योंकि इस वक्त अमेरिका की मजबूरी बन गई हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेरिका अपने काम को बूस्ट करके इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका में कहीं और जाके शिफ्ट कर दे या किसी और कंट्री के अंदर लगा ले, तो फिर तुर्की को नुकसान हो सकता है। अदर देन इसके अभी कोई चांसेस वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आते। फिलहाल आप यही समझ लें कि तुर्की के अंदर F-35 के फ्यूजलाज जो है वो बन रहे हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।